पढ़ रहे थे तृतीय विश्व और बालिका हमारे लेसन का नाम है, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया है कि तृतीय विश्व क्या है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा तृतीय विश्व की विशेषताएं क्या है। उसके बाद तृतीय विश्व की विविधता और क्या क्या है, और उसी क्रम में आज चौथा टॉपिक है तृतीय विश्व की मांगे। हम सभी को ज्ञात है कि तृतीय विश्व के राष्ट्र कितने अल्प विकसित राष्ट्र है, और ये अल्प विकसित राष्ट्र अब अपनी उस अत्याचार और शोषण और अल्प विकसितता को दूर करना चाहते हैं और एकजुट होकर क्या करना चाहते हैं, पूरे विश्व में नई मांगे रखना चाहते हैं, जिससे इनकी पुरानी छवि जो है कि अत्याचार, शोषित, गरीब, अज्ञात, बेरोजगारी, असाक्षरता, कुपोषण के पर्याय बन चुके ये तृतीय विश्व के राष्ट्र अपनी उस धूमिल हुई छवि को पुनः नई छवि के रूप में प्रभावित करना चाहते हैं और विश्व में एक नई प्रकार की मांगे रखकर अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं। उसमें पहली मांग है नव उपनिवेशवाद का विरोध। तृतीय विश्व के राष्ट्र नव उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं और कहते हैं और मानते हैं कि ये नव उपनिवेशवाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण का पूर्णतः पर्याय बन चुका है। इसीलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने लाभ के लिए साधारण जनता को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर उनका शोषण करते हैं तथा अपनी कंपनी को अधिक से अधिक लाभ या मुनाफा दिलवाकर उन्हें नव उपनिवेशवाद की शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। तो हमें समझना होगा पहले उपनिवेशवाद क्या है और किस तरीके से ये नव उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ है। आपने सुना होगा एमएनसी कंपनियों के नाम, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज। ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही है? कई बार आपने किसी से सुना होगा कि हमारे उस भैया का वहाँ प्लेसमेंट हो गया, उस सिस्टर का वहाँ प्लेसमेंट हो गया। तो वो नई MNC कंपनियों में जो प्लेसमेंट हो जाता है, ये वो प्लेसमेंट कैसे होता है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर राष्ट्र में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इस पहचान के कारण ये अब वहीं से जहाँ से बच्चे पढ़कर निकल के आ रहे हैं, MNC कंपनियां वहीं से उनको पिक एंड चूज कर लेती है। ये वहीं से पिक करने के बाद इन्हें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने दिखाती है, जो भारतीय कंपनियां उनके लिए नहीं कर पाती है, वो लाभ ये कंपनियां उन्हें देती हैं और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के कई सारे उद्योग धंधे विश्व के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है और अलग अलग हिस्सों में मौजूद होने के कारण इनका लाभ भी अधिक से अधिक हो, इसी प्रकार का ये कार्य करते हैं। तो ये MNC कंपनियां क्या करती है, ऊंचे ऊंचे सपने साधारण जनता को भी दिखाती है और राष्ट्रों को भी दिखाती है, जिससे इनकी कंपनी का मुनाफा बहुत ही अधिक हो जाता है। इससे राष्ट्रों को क्या नुकसान होता है? ये नव उपनिवेशवाद इस ऊंचे ऊंचे सपने के अंतर्गत आकर इनकी जो जनता है वो अपने राष्ट्र की कंपनियों को ज्वाइन नहीं करके विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं, जबकि इनको काम अपने राष्ट्र के लिए करना चाहिए। इसीलिए ये तृतीय विश्व के राष्ट्र मांग करते हैं कि ये नव उपनिवेशवाद पूर्णतः से इसका विरोध होना चाहिए और अपने राष्ट्र को सबल और आत्मनिर्भर बनाने का प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। ये तृतीय विश्व के राष्ट्र प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो शोषण पर आधारित है, क्योंकि विश्व की महाशक्तियां व उनकी सहायक शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्वीकरण के द्वारा नया खेल रच रहे हैं, जिससे पूंजीपति राष्ट्र अधिक पूंजीपति तथा विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र अधिक कमजोर होते जा रहे हैं।
सिद्धांततः वैश्वीकरण नई अर्थव्यवस्था को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य लेकर प्रारंभ किया गया है, लेकिन व्यवहार में यह इतना सफल नहीं हो सका। अतः तीसरी दुनिया के ये राष्ट्र, शोषित राष्ट्र, नई अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं ताकि विकासशील देशों पर जो वित्तीय ऋणों का भार है, अतिरिक्त भार है, वह कम किया जा सके। और सभी राष्ट्र चाहते हैं कि ये कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों में अधिक अंतर न हो तथा व्यापार की शर्तों को भी कम किया जाए। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग है वो लगातार तृतीय विश्व के राष्ट्रों द्वारा की जा रही है, जिसका अर्थ ये होता है कि पूंजीपति राष्ट्र के पास तो पहले से ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग तृतीय विश्व के राष्ट्र लगातार कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति राष्ट्र जिनके पास पहले से ही अत्यधिक पूंजी है और उस पूंजी के कारण वे और अधिक पूंजीपति बनते चले जा रहे हैं। वे निम्न श्रेणी के जो राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, उन्हें ऋण देकर अपनी क्षमता को दिखाते हैं और उन्हें अपने खेमे में मिलाने का पूरा प्रयास करते हैं और वो ऋण भार से इतना अधिक दब जाते हैं कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाते। इसलिए पूंजीपति राष्ट्र अधिक पूंजीपति होते चले जा रहे हैं और जो कमजोर राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, वे ऋण भार के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को उच्चता की ओर ले जाने में पूर्णतः असमर्थ है। इसीलिए ये तृतीय विश्व के राष्ट्र चाहते हैं कि नवीन अर्थव्यवस्था का विकास हो, जिससे तृतीय विश्व के राष्ट्रों पर ऋण भार कम से कम हो, कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं हो और नई शर्तों के साथ ये अर्थव्यवस्था लागू हो। अगला पॉइंट है उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है कि उत्तर के राष्ट्र जो बहुत ही पूंजीपति राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं और दक्षिण के राष्ट्र गरीब या अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों में संवाद होना बहुत ही आवश्यक है। ये आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं, संवाद ही नहीं करते हैं, जिससे विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक बड़ी खाई बन चुकी है और इनको तोड़ना, इस खाई को पाटना अति आवश्यक है। ये अल्प विकसित राष्ट्र सहानुभूति के पात्र बन जाते हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि अपनी पुरानी छवि को तोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए और उत्तर दक्षिण संवाद चालू कर रखा जाए, जिससे ये राष्ट्र आपस में मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझा सके और एक नई गति दे सके। तो उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ ये है, उत्तर के राष्ट्र विश्व में एक पूंजीपति राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं अधिकांश राष्ट्र, और दक्षिण के राष्ट्र अधिकांशतः निम्न श्रेणी के या अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। तो इन राष्ट्रों के बीच में उच्चता और निम्नता की इतनी चौड़ी खाई हो चुकी है कि इनमें संवाद न के बराबर होता है और इस संवाद नहीं होने के कारण उच्च राष्ट्रों में उच्चता का भार जो है, भास है, वो आभास उनको और उच्चता की श्रेणी में दर्शा देता है और दक्षिण के राष्ट्र अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने का अब प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि उत्तर और दक्षिण के राष्ट्रों में संवाद बना रहे, बातचीत बनी रहे, जिससे ये दक्षिण के अल्प विकसित राष्ट्र उत्तर के राष्ट्रों से अपनी समस्याएं बता सके, शेयर कर सके और उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सके। इसलिए यदि ये संवाद जारी रहेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। अंतिम पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण। इसका अर्थ ये है कि जहां नाम से संयुक्त राष्ट्र संघ है और ये सभी राष्ट्रों से मिलकर बना है और तीसरी दुनिया के राष्ट्र चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए ताकि एशिया और अफ्रीका के इन राष्ट्रों को भी
स्थायी सदस्यता प्राप्त हो सके तथा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी पुनर्गठन हो, ताकि इन राष्ट्रों को भी अपना विकास करने के लिए कहीं न कहीं पूरी छूट मिल सके। लोकतंत्रीकरण का अर्थ होता है लोगों का विचारधारा से जुड़ना और उस विचारधारा को यूएनओ में लेकर जाना। जहां विश्व के 193 राष्ट्र यूएनओ के सदस्य हैं, लेकिन ये सभी सदस्य मूक दर्शक मात्र हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ही पूरे विश्व को चलाते हैं और पूरे विश्व की समस्त समस्याओं का जो भी समाधान इन्हीं 5 स्थायी राष्ट्रों को नजर आता है, वही इस समय उसका पूर्ण रूप से कार्य करने का तरीका ही यही है कि जो महाशक्तियां हैं वही निर्णय करते हैं। अतः तृतीय विश्व के राष्ट्रों की मांग है कि ये सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए और पुनर्गठन कर उसमें भी तृतीय विश्व के राष्ट्रों को जोड़ा जाए, जिससे इनकी समस्याएं जो है आसानी से सुलझ सकें। कई बार ऐसा देखा गया है कि तृतीय विश्व के राष्ट्रों की समस्याएं अधिक जटिल हो जाती है और ये स्थायी सदस्य उसका कहीं भी कोई समाधान नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि ये सभी समाधानों में अपने राष्ट्र की पहचान, वर्चस्व व स्थायी लाभ का पूरा ध्यान रखते हैं और तृतीय विश्व के राष्ट्र वही के वही उसी समस्या से जूझते रह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इनका कुछ भी उससे लाभ इनको प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनः लोकतंत्रीकरण करना और नव उपनिवेशवाद या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग लगातार जो तृतीय विश्व के राष्ट्र कर रहे हैं, वो यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्हें उचित स्थान मिले।